सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सरला पंड्या, कार्यवाहक प्राचार्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के निबंध चयनिका निबंध संग्रह पुस्तक के चौथे निबंध का 2 भागों में अध्ययन करेंगे। इस निबंध के लेखक प्रसिद्ध कहानी एवं उपन्यासकार श्री प्रेमचंद हैं। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद सच्चे अर्थों में हिंदी उपन्यासों के जन्मदाता, पहले मौलिक उपन्यासकार तथा हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार थे। इसी कारण से उन्हें उपन्यास सम्राट की पदवी भी प्रदान की गई है। उन्होंने हिंदी उपन्यास को तिलस्मी, जासूसी, प्रेम धर्म तथा उपदेश आदि के सीमित क्षेत्रों से बाहर निकालकर सबसे पहले उसे जनजीवन के साथ ला बिठाया था। प्रेमचंद जी ने उपन्यासों का सामाजिक एवं यथार्थ चित्रण कर जनता में जागृति उत्पन्न करने का एक शक्तिशाली साधन बनाया था। उनकी प्रेरणा से उनके समकालीन अन्य उपन्यासकार भी आदर्श का चित्रण करना त्याग कर नए युग की नई क्रांतिकारी भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करने लगे थे। प्रेमचंद इसी नवीन क्रांतिकारी चेतना के अग्रदूत बनकर उपन्यास क्षेत्र में उतरे थे। प्रेमचंद जी ने संस्कृत, अरबी और फारसी के प्रभाव से भाषा को मुक्त कर उसे उपन्यासों के माध्यम से एक ऐसा रूप प्रदान किया था जिसे जितना अच्छी तरह से पढ़ा और समझा जा सकता था। अर्थात उन्होंने कहानियों की जो भाषा है, उपन्यास की जो भाषा है, उसे जनसाधारण की भाषा बना करके हिंदुस्तानी भाषा के रूप में अपनाया था, जो कि हिंदी एवं उर्दू के मिश्रण से बनी हुई है। साथ ही उन्होंने तीसरा महत्वपूर्ण कार्य यह किया था कि उन्होंने साहित्य का मूल्य और उद्देश्य जनता की भावनाओं और समस्याओं का चित्रण करना घोषित किया था। उनका कहना था कि साहित्यकारों को जनता की बात जनता की भाषा में कहनी चाहिए। साथ ही उन्होंने साहित्यकारों में निर्भीक भाव से अन्याय का विरोध करने की भावना उत्पन्न कर राष्ट्रीय चेतना को आगे बढ़ाया था। इसी कारण हमें उनके साहित्य में उनका सजीव साकार रूप में बोलता हुआ दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य में कई रचनाओं के साथ में अमर हो गए हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हम यदि अध्ययन करेंगे तो उपन्यासों के रूप में उनके प्रमुख उपन्यास प्रेमा, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, कायाकल्प, गोदान तथा अंतिम अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र है। कहानी संग्रह के अंतर्गत प्रेमचंद ने हिंदी में लगभग 300 कहानियाँ लिखी थी, जो मानसरोवर के नाम से 8 भागों में संग्रहित हैं। उनके प्रमुख नाटक के अंतर्गत प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम नाटकों को गिना जाता है। उसी प्रकार से निबंध संग्रह के रूप में भी उन्होंने कुछ विचार और साहित्य का स्वरूप लिखा है। इस प्रकार से प्रेमचंद श्रेष्ठ उपन्यासकार, कहानीकार, निबंध लेखक और संपादक थे। प्रस्तुत निबंध उनका साहित्य का उद्देश्य प्रगतिशीलता भी इसी कोटि का निबंध है। इसमें लेखक ने साहित्य के प्रगतिशील दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार साहित्यकार का या कलाकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है। यदि वह प्रगतिशील नहीं है तो वह सच्चा साहित्यकार नहीं है। इसलिए जो लोग प्रगतिशील लेखक संघ बनाकर अपने को प्रगतिशील साहित्यकार घोषित करना चाहते हैं तो उनका यह कार्य गलत है। प्रेमचंद ने अपने इस निबंध में कला के उपयोगितावादी स्वरूप पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने लिखा है इस उपन्यास में कि जो कला हमें निराश, हताश और उदास बनाती है वह न तो हितकर है और न किसी भी प्रकार से उपयोगी ही हो सकती है। इस प्रकार से इस निबंध के प्रारंभ में उन्होंने लिखा है कि प्रगतिशील लेखक संघ के नामकरण का उन्होंने विरोध करते हुए लिखा है कि साहित्यकार या कलाकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है। इस कारण से यह नामकरण उचित नहीं है।
अगर यह उसका स्वभाव न होता तो शायद वह साहित्यकार ही न होता। उसे अपने अंदर की एक कमी महसूस होती है और बाहर भी। इसी कमी को पूरा करने के लिए उसकी आत्मा बेचैन रहती है। अपनी कल्पना में वह व्यक्ति और समाज को सुख और स्वच्छंदता की जिस अवस्था में देखना चाहता है वह उसे दिखाई नहीं देती। इसलिए वर्तमान मानसिक और सामाजिक अवस्थाओं से उसका दिल कूदता रहता है। वह इन अप्रिय अवस्थाओं का अंत कर देना चाहता है जिससे दुनिया में जीने और मरने के लिए इससे अधिक स्थान हो जाए। यही वेदना और यही भाव उनके हृदय और मस्तिष्क को सक्रिय बनाए रखता है। उसका दर्द से भरा हृदय उसे सहन नहीं कर सकता कि एक संप्रदाय क्यों सामाजिक नियमों और रूढ़ियों के बंधन में पड़कर कष्ट भोगता रहे। क्यों न ऐसे सामान इकट्ठे किए जाएं कि वह गुलामी और गरीबी से छुटकारा पा जाए। वह इस वेदना को जितनी बेचैनी के साथ अनुभव करता है उतनी ही उसकी रचना में जोर और सच्चाई पैदा होती है। अपनी अनुभूतियों को वह जिस क्रमानुपात में व्यक्त करता है वही उसकी कला कुशलता का रहस्य है। इस प्रकार इस गद्यांश में प्रेमचंद जी ने व्यक्ति की सहृदयता, दया भाव एवं त्याग भाव को महत्व दिया है और वही भाव यदि एक कलाकार के हृदय में भी पैदा होता है तो वह सुंदर साहित्य का निर्माण कर सकता है, सृजन कर सकता है और ऐसा साहित्य ही समाज को एक दिशा प्रदान करता है। समाज में स्वर्ग जैसी स्थितियों की स्थापना कर सकता है और समाज को निरंतर उन्नति की ओर बढ़ा सकता है। आगे वे लिखते हैं कि उन्नति से हमारा तात्पर्य उस स्थिति से है जिससे हम में दृढ़ता और कर्म शक्ति उत्पन्न हो, जिससे हमें अपनी दुरावस्था की अनुभूति हो। हम देखें कि किन अंतर्बाह्य कारणों से हम इस निर्जीवता और रास की अवस्था को पहुंच गए और उन्हें दूर करने की कोशिश करें। वास्तविक साहित्य को लक्ष्य करते हुए उन्होंने इस बात पर अधिक बल दिया है कि हमारी जो बुरी स्थितियां हैं, जो सामाजिक और धार्मिक विसंगतियां हैं, उसको किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं। आगे वे लिखते हैं कि हमारे लिए कविता के वे भाव निरर्थक हैं जिससे संसार की नश्वरता का आधिपत्य हमारे हृदय पर और दृढ़ हो जाए, जिनसे हमारे हृदयों में नैराश्य छा जाए, और वे प्रेम कहानियाँ जिनसे हमारे मासिक पत्रों के पृष्ठ भरे रहते हैं हमारे लिए अर्थहीन हैं अगर वे हम में हरकत और गर्मी नहीं पैदा करते हैं। इस प्रकार से वो जीवन का उद्देश्य सिर्फ प्रेम और विरह का चित्रण न मानते हुए कर्मशीलता की ओर प्रेरित करते हैं। वे लिखते हैं कि हमें उस कला की आवश्यकता है जिसमें कर्म का संदेश हो। अब तो हज़रत इकबाल के साथ हम भी कहते हैं। इकबाल शायर इकबाल के पद का दोहे का अर्थ बताते हुए लिखते हैं कि रंजे हयात जोई जुजत दर तपिश नयाबी दर कुलजुम आर्मिदन नंगस्त आवेजुरा व आशिया न नशीनम जे लज्जते परवाज गहे वशाखे गुलम गहे बरलवे जुयम। अर्थात तुझे जीवन के रहस्य की खोज है तो वह तुझे संघर्ष के सिवा और कहीं नहीं मिलने का। सागर में जाकर विश्राम करना नदी के लिए लज्जा की बात है। आनंद पाने के लिए मैं घोंसले में कभी नहीं बैठता, कभी फूलों की टहनियों पर तो कभी नदी तट पर होता हूँ। इस प्रकार से वे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष को महत्व देते हैं, कर्म को महत्व देते हैं। आगे वे लिखते हैं कि कला को भी उपयोगिता की तुला पर मैं तोलता हूँ। उनके अनुसार कला का उद्देश्य सौंदर्य सृष्टि की पुष्टि करना है। वह हमारे आध्यात्मिक आनंद की कुंजी है, पर ऐसा कोई रुचिगत मानसिक तथा आध्यात्मिक आनंद नहीं है जो अपनी उपयोगिता का पहलू न रखता हो। आनंद स्वतः एक उपयोगिता युक्त वस्तु है और उपयोगिता की दृष्टि से एक ही वस्तु में हमें सुख भी होता है और दुख भी होता है। इस बात का वे उदाहरण देते हैं कि आसमान पर छाई लालिमा निसंदेह बड़ा सुंदर दृश्य है, परंतु आषाढ़ में अगर आकाश पर वैसी लालिमा छा जाए तो वह हमें प्रसन्नता देने वाली नहीं हो सकती। उस समय तो हम आसमान पर काली काली घटाएं देखकर ही
आनंदित होते हैं। फूलों को देखकर हमें इसलिए आनंद होता है कि उनसे फलों की आशा होती है। प्रकृति से अपने जीवन का सुर मिलाकर रहने में हमें इसलिए आध्यात्मिक सुख मिलता है कि उससे हमारा जीवन विकसित और पुष्ट होता है। आगे वे लिखते हैं कि प्रकृति का विधान वृद्धि और विकास है और जिन भावों, अनुभूतियों और विचारों से हमें आनंद मिलता है वे इसी वृद्धि और विकास के सहायक हैं। कलाकार अपनी कला से सौंदर्य की सृष्टि करके परिस्थिति को विकास के उपयोगी बनाता है। वे कलाकार और साहित्यकार को एक समान मानते हुए सौंदर्य की रचना को मनुष्य के लिए उपयोगी बनाने पर बल देते हैं। आगे उन्होंने लिखा है कि सौंदर्य भी और पदार्थों की तरह स्वरूपस्थ और निरपेक्ष नहीं, उसकी स्थिति भी सापेक्ष होती है। उसका भी उदाहरण देते हुए वे लिखते हैं कि एक रईस के लिए जो वस्तु सुख का साधन है वही दूसरों के लिए दुख का कारण हो सकती है। एक रईस अपने सुरभित सुरम्य उद्यान में बैठकर जब चिड़ियों का कलगान सुनता है तो उसे स्वर्गीय सुख की प्राप्ति होती है, परंतु एक दूसरा सज्ञान मनुष्य वैभव की इस सामग्री को घृणिततम वस्तु समझता है। यानी एक अमीर के लिए जो वस्तु विलासिता की और सुख की होती है वही एक कर्मशील व्यक्ति के लिए, एक ज्ञानवान व्यक्ति के लिए वही वस्तु है वह विलासिता की मात्र वस्तु हो जाती है और घृणा के योग्य भी हो सकती है। इस तरह यह स्थिति सापेक्ष सौंदर्य होता है। आगे वे लिखते हैं कि जिस आदर्श को हमने सभ्यता के आरंभ से पाला है, जिसके लिए मनुष्य ने ईश्वर जाने कितनी कुर्बानियाँ की हैं, जिसकी परिणति के लिए धर्मों का आविर्भाव हुआ, मानव समाज का इतिहास जिस आदर्श की प्राप्ति का इतिहास है, उसे सर्वमान्य समझकर, एक अमिट सच्चाई समझकर हमें उन्नति के मैदान में कदम रखना है। हमें एक नए ऐसे संगठन को सर्वांगपूर्ण बनाना है जहां समानता केवल नैतिक बंधनों पर आश्रित न रहकर अधिक ठोस रूप प्राप्त कर ले। हमारे साहित्य को उसी आदर्श को अपने सामने रखना है। आगे वे सौंदर्य की जो कसौटी है उसी को पूरी तरह से बदलने पर बल देते हुए लिखते हैं कि हमें सुंदरता की कसौटी बदलनी होगी। अभी तक यह कसौटी अमीरी और विलासिता के ढंग की थी। हमारा कलाकार अमीरों का पल्ला पकड़े रहना चाहता था, उन्हीं की कदरदानी कर उसका अस्तित्व अवलंबित था और उन्हीं के सुख दुख, आशा निराशा, प्रतियोगिता और प्रतिद्वंद्विता की व्याख्या कला का उद्देश्य था। उसकी निगाह अंतपुर और बंगलों की ओर उठती थी। झोपड़े और खंडहर उसकी ध्यान के अधिकारी नहीं थे। प्रेमचंद जी ने साहित्यकार या कलाकार को साधारण जन के प्रति भी आकर्षित करते हुए अपने जो रचनाएं हैं अपनी जो रचनाएं हैं उसमें लिखा है कि जो सौंदर्य है वह मात्र धन पर या सुख सुविधाओं में ही उपलब्ध नहीं होता है, बल्कि हम एक सामान्य जन में झोपड़ी में भी या ग्रामवासियों में भी वह उस सौंदर्य के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वे भी मनुष्य ही हैं और उनमें भी भावनाएं हैं। तो ऐसा जो जनसाधारण का सौंदर्य है वही वास्तविक सौंदर्य है, जिसमें भोलापन है, जिसमें सच्चाई है, जिसमें दया भाव है। और इस प्रकार से जो ओढ़ा हुआ सौंदर्य है जिसमें कि मन के भावों की कमी है, मन सौंदर्य रूपी जो मन के आंतरिक भाव हैं उनकी कमी है, तो वह सौंदर्य किसी काम का नहीं होता है। उन्होंने आगे लिखा है कि उन्हें वह मनुष्यता की परिधि के बाहर समझता था, कभी इनकी चर्चा करता भी था तो उसका मजाक उड़ाने के लिए। ग्रामवासी की देहाती वेशभूषा और तौर तरीकों पर हंसने के लिए उसका शीन कौफ दुरुस्त न होना या मुहावरों का गलत उपयोग उसके व्यंग विद्रूप की स्थायी सामग्री थी। वह भी मनुष्य है, उसके भी हृदय है और उसके भी आकांक्षाएं हैं। यह कला की कल्पना के बाहर की बात थी। वही हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रेमचंद जी के पहले जो साहित्य लिखा जाता था उसमें जो सुंदरता की कसौटी थी वह अलग प्रकार की थी। वह सिर्फ धनवानों के लिए थी, सुख सुविधा संपन्न मनुष्य के लिए थी। लेकिन जैसे ही प्रेमचंद जी ने कहानियाँ और उपन्यास लिखे और उस समय
की परिस्थितियों को देखा और सामान्य व्यक्ति को, साधारण जन को भी उन्होंने अपने साहित्य का केंद्र बनाया है। उन्होंने अपने साहित्य में उसे लिया। उस समय से जो साहित्य की परिभाषाएं हैं और साहित्य का जो सौंदर्य है वह परिवर्तित हुआ है, और जो साहित्य है वह सामान्य व्यक्ति की तरफ आया है, झुग्गी झोपड़ियों की तरफ आया है, जो असुंदर और ग्रामीण महिलाएं हैं उनकी तरफ आया है, और इसी प्रकार के साहित्य से ही वास्तविक साहित्य की रचना हो सकी है। आगे वे लिखते हैं कि कला नाम था और अब भी है, संकुचित रूप पूजा का, शब्द योजना का, भाव निबंधन का उसके लिए कोई आदर्श नहीं है, जीवन का कोई ऊंचा उद्देश्य नहीं है। भक्ति, वैराग्य, अध्यात्म और दुनिया से किनारा कशी उसकी सबसे ऊंची कल्पनाएं हैं। हमारे इस कलाकार के विचार से जीवन का चरम लक्ष्य यही है। उसकी दृष्टि अभी इतनी व्यापक नहीं कि जीवन संग्राम में सौंदर्य का प्रमोत्कर्ष देखे। उपवास और नग्नता में भी सौंदर्य का अस्तित्व संभव है। उसे कदाचित वह स्वीकार नहीं करता। उसके लिए सौंदर्य सुंदर स्त्री है, उस बच्चों वाली गरीब रूप रहित स्त्री में नहीं जो बच्चे को खेत की मेड़ पर सुलाए पसीना बहा रही है। उसने निश्चय कर लिया है कि रंगे होठों, कपोलों और बाहों में निसंदेह सुंदरता का वास है। उसके उलझे हुए बालों, पपड़ियाँ पड़े हुए होठों और कुम्हलाए हुए गालों में सौंदर्य का प्रवेश कहाँ है। इस प्रकार से प्रेमचंद जी ने जो कल्पना भाव है या कला भाव है उसका भी वर्णन करते हुए यही लिखा है कि मात्र रूप पूजा और शब्द योजना का भाव, रूप पूजा, शब्द योजना और भाव निबंधन का नाम ही कला नहीं है। कला एवं कल्पना का जो लक्ष्य है वह सौंदर्य से कहीं ऊंचा है, और यह जो वास्तविक सौंदर्य है वह हमें भारत के गाँवों में मिलता है, भारत के जनसाधारण में मिलता है, और इसमें जो कर्म की पूजा है उसको हमें बनाए रखते हुए वास्तविक सौंदर्य का निर्माण करना है, ताकि यह जो संसार है, यह जो भूमि है वह वास्तविक सुंदरता से युक्त हो सके, और जो सभी प्रकार की विसंगतियां हैं, सभी प्रकार के दोष हैं, वे दूर किए जा सकें। वे लिखते हैं कि यह संकीर्ण दृष्टि का दोष है। अगर कलाकार का जो सौंदर्य है उसकी दृष्टि में यदि विस्तार आ जाएगा, विस्तृति आ जाएगी, तो वह देखेगा कि रंगे होठों और कपोलों की आड़ में अगर रूप, गर्व और निष्ठुरता छिपी है, तो इन मुरझाए हुए होठों और कुम्हलाए हुए गालों के आंसुओं में त्याग, श्रद्धा और कष्ट सहिष्णुता है। हाँ, उसमें नफासत नहीं, दिखावा नहीं, सुकुमारता नहीं। इस प्रकार से उन्होंने साहित्य का उद्देश्य, प्रगतिशीलता निबंध के एक भाग में साहित्य की जो कसौटियाँ हैं, वास्तविक कसौटियाँ हैं, उसका वर्णन करते हुए सभी बातें लिखी हैं। और इस प्रकार इस निबंध का जो शेष भाग है वह अगले वीडियो में उसका अध्ययन हम सब अगले वीडियो में उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।